नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीच के शुक्र के ऊपर। अगर हमारी जन्म कुंडली में शुक्र देवता नीच का हो जाता है या फिर शुक्र अष्टम भाव में चला जाता है, जैसे कि इस जन्म कुंडली में आपके सामने जो जन्म कुंडली है, इसमें शुक्र देवता जो है वो 8वें घर में है और नीच के हैं, और नवमांश कुंडली में भी 8वें घर में है, यानी कि भाव वर्गोत्तम है। दोनों ही कुंडलियों में लग्न और नवमांश, नवमांश को हम जो हैं वो भार्या कुंडली भी कहते हैं, और साथ में हम जो हैं वो जन्म कुंडली का हृदय भी कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में जहाँ पे भी बैठा है, उसकी मजबूती को हम नवमांश के द्वारा निकालते हैं। यानी कि एक जो नवमांश है वो 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है। तो अगर कोई ग्रह अपने उच्च नवमांश में चला जाता है या फिर नवमांश कुंडली में अच्छा योग कारक भाव ले लेता है और एक मजबूत स्थिति ले लेता है, तो जातक को बहुत अधिक लाभ होता है, वो ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। तो जन्म कुंडली में शुक्र नीच का हो गया, 8वें घर में हो गया। 8वां घर क्या है? 8वां घर अशुभ घटनाओं का है। 8वां घर जो है वो सेक्सुअली प्रॉब्लम को दिखाता है, लंबी बीमारियों को दिखाता है, और 8वां घर जो है वो पछतावे को और पीड़ा को, इस तरह की सारी जो अशुभ चीज़ें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो यहाँ पे 8वां घर दिखाता है। शुक्र जन्म कुंडली का एक योग कारक ग्रह है, नरसिंह शुभ ग्रह हैं, और वो अगर 8वें घर में फंस जाए, फंसने का मतलब है कि वहाँ पे गया, इसका मतलब फंस गया। अब वो 8वें घर में जब फंस गया है तो जातक पीड़ित हो गया है। यानी कि जातक की लग्जरी लाइफ, जातक की सोच, जातक के अंदर जो भी इच्छाएं, और जातक जो दूसरे लोगों को देखता है, जैसे एक पैसे वाले व्यक्ति को देखता है, एक अच्छी गाड़ी को देखता है, तो उसकी इच्छाएं जो है वो होती है कि मैं भी ऐसा करूं। तो अगर शुक्र अच्छे भाव में है तो वो उसको उस चीज़ को करने के प्रति बहुत अच्छे तरीके से चलता है कि भाई तू मेहनत करो और मेहनत के द्वारा प्राप्त कर। लेकिन जब 8वें घर में आ जाता है शुक्र, तो जातक क्या करता है? शॉर्टकट्स लगाने की कोशिश करता है कि भाई इसको ये मिल गया तो मैं कैसे नहीं ले सकता हूँ। तो वो उससे ईर्ष्या रखता है, कंपटीशन का भाव पैदा करता है, और उसको लाने के लिए, उसको चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा? गलत आजमाएगा तरीके। जैसे कई लोग जो हैं वो पैसे कमाने के लिए गलत गलत तरीकों से, जैसे जुआ सट्टा करना, कसिनो करना, ये जो चीज़ें होती है ये राहु की चीज़ें हैं, लेकिन 8वें घर के भी सिग्निफिकेट्स है। तो वो चीज़ें यहाँ से आ जाती है। साथ में बहुत सारी लड़कियाँ जो है अपने शौक सुविधाएं करने के लिए लोगों को गलत फ़ोन करना, उनकी तरफ फ्रेंडशिप करना, और उनके तरीके से जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे मैं बताने के लिए नहीं है लेकिन आप समझते हैं। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं 8वें घर में बैठे हुए शुक्र से आती है, और अगर शुक्र नीच का है तो वो चीज़ें तीव्र गति से बढ़ जाती है। यहाँ पे ईर्ष्या का भाव भी पैदा हो जाता है। और शुक्र अगर नीच का है, 8वें घर में है, तो जातक क्या करेगा? हायर एजुकेशन की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाएगा। सफल हो जाएगा तो अच्छे चीज़ें, अच्छे नंबरों से नहीं सफल हो पाएगा। जातक जो है विदेश की कोशिश करेगा तो वहाँ पे भी दिक्कतें आएगी। जातक को जो है वैवाहिक जीवन में बहुत सारी अड़चनें आएगी। शुक्र वैवाहिक सुखों का कारक है, सेक्सुअल प्लेजर का कारक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसको सेक्सुअल प्लेजर लेट मिले। जैसे कि वैवाहिक जीवन में अड़चनें हैं तो उसको कम मिले, देरी से मिले, अच्छा नहीं मिले, लेट विवाह हो जाए, या फिर विवाह के उपरांत जातक जो हैं वो अपनी पत्नी से बने नहीं, पति से नहीं बने, घरेलू विवाद पैदा हो, इस तरह की जो सारी घटनाएं हैं वो 8वें घर के शुक्र के द्वारा होती है। अब इस 8वें घर के शुक्र के द्वारा लाभ भी होते हैं। लाभ कैसे होते हैं? देखिए, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अलग अलग परिणाम होते हैं। कभी आप ये मत समझिए कि मैंने ये बताया हर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे परिणाम ही नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसे हों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जन्म कुंडलियाँ बाकी ग्रहों से भी चलती है। जैसे कि इस जन्म कुंडली के अंदर शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि है। अब अगर 11वें घर का गुरु है और वो इस शुक्र को देख लेता है, या कहीं से भी जो है शुक्र से जुड़ जाता है, जैसे शुक्र अगर जो है वो आपका यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में हो, गुरु 11वें घर में बैठा हो, तो क्या होगा? यहाँ पे जो है वो लाभ से जुड़ जाएगा। तो जातक को विवाह के उपरांत जो है वो धन प्राप्ति होगी। अचानक विवाह के उपरांत उसको अच्छी नौकरी लग जाए, विदेश में यात्रा हो जाए, उसका जो है भाग्य उदय हो जाए, गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, या फिर विवाह के उपरांत उसको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ मिल जाए, अच्छा खासा दहेज मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा फ्लैट मिल जाए, और कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, डूबी हुई प्रॉपर्टी मिल जाए। और कई बार आप देखिए कई लड़कियां जो होती हैं जिनको घर में, अपने पिता के घर में अच्छा सुख नहीं मिलता है, लेकिन पति के घर में बहुत अच्छा लाभ, बहुत पैसे वाले लोग मिल जाते हैं। कैसे? 8वें घर में शुक्र का मजबूत होना, शादी के बाद, संतान के बाद लाभ होना, क्योंकि 8वां घर क्या है? सेक्सुअल प्लेजर। जैसे ही सेक्स मिलता है, जैसे ही सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, तो जब तक की हेल्थ अच्छी हो जाती है, संतान उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जब तक के शरीर में रिकवरी आ जाती है। कहाँ से?
यहीं से 8वें घर के शुक्र से। तो ये लाभ भी देता है, अचानक लाभ भी देता है, जैसे कसिनो में लाभ होना, जहाँ तक जो है वो पीएचडी करना और पीएचडी के द्वारा लाभ हो जाना, उसको ऐसी कोई ट्रिक्स या ऐसी कोई चीज़ें, ऐसा कोई बिजनेस मिल जाता जो शुक्र से संबंधित हैं, जैसे मॉडलिंग का हो गया या कोई एक्टिंग का हो गया या फिर फैशन डिजाइनिंग का हो गया, एयर होस्टेस का हो गया, ऐसा कोई जो शुक्र से संबंधित बिजनेस है उसका भी ज़बरदस्त लाभ मिलने का योग बनता है। तो वो डिपेंड करता है लाभ घर से जुड़ने पर। लेकिन 8वें घर में आया हुआ शुक्र अशुभ परिणाम तो जरूर देगा। जहाँ तक को शादी के उपरांत ससुराल पक्ष में किसी औरत के द्वारा, यानी कि जैसे कि आप ये माने कि सास के द्वारा, उसकी ननद के द्वारा आपको बहुत सारी अड़चनें आ सकती है, क्योंकि शुक्र कारक है औरत का। और इस जन्म कुंडली के आधार पर अगर हम बात करें तो यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि शुक्र जो है वो जन्म कुंडली का नवमेश है, सेकंड मैरिज का कारक है। जहाँ तक कि जन्म कुंडली में लग्जरी लाइफ का कारक है, वो 8वें घर में गया है तो जहाँ तक को दिक्कतें आएगी, बहुत सारी दिक्कतें रहेगी। चतुर्थ घर में बैठा हुआ केतु उसको 5वीं दृष्टि से देखता है। केतु का मतलब है दरार, तो जातक को क्या होगा, प्रेम से संबंधित दरार, विवाह से संबंधित प्रेम भाव में दरार, वैवाहिक जीवन में दरार, या फिर जो है वो सेक्सुअल प्लेजर में दरार। जातक को सेक्स से संबंधित यानी कि सेक्स ऑर्गन से संबंधित एलर्जी की शिकायत होना, जातक को जो है वो यहाँ पे सेक्सुअल बीमारियाँ जो होती है उनकी शिकायत होना, क्योंकि केतु देख रहा है यहाँ पे, चंद्रमा भी देख रहा है, तो कुछ जो लाभ भी होगा, जैसे कि देर आएगा दुरुस्त आएगा। विवाह लेट तो हुआ लेकिन अच्छा हुआ, चलो हो गया। यहाँ पे वैवाहिक जीवन में अड़चनें हुई लेकिन कुछ समय के लिए हुई, बाद में ठीक हो गई, क्योंकि चंद्रमा जो है वो देख रहा है। लेकिन चंद्रमा भी कोई शुभ नहीं है, इस जन्म कुंडली का जो है वो 6ठे घर का मालिक है, तो यह क्या करेगा, डिले कर देगा। लेकिन चंद्रमा जो है वो नेचुरल अच्छा ग्रह है, यानी कि वो शुक्र को अच्छा देख लेता है, तो हम यह कहेंगे कि यहाँ पे लाभ के योग बन सकते हैं। अब यहाँ पे जन्म कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन की अगर हम बातें ही कर रहे हैं, तो क्या वैवाहिक जीवन लेट ही है या टूटेगा या सेकंड मैरिज होगी, तो यहाँ पे देखिए जो सूर्य है वो सप्तमेश है, वो आपका जन्म कुंडली में बैठा है आपके 9वें घर में, तो फर्स्ट मैरिज जो है वो सेकंड मैरिज में होने का योग बनता है, यानी पहला मैरिज या पहली शादी जो है वो टूट जाए, इस तरह का योग बनता है और सेकंड मैरिज में जाए। लेकिन क्या इतना ही सही है, हम इसे देखते हैं नवमांश में। नवमांश में भी जो शुक्र है वो चंद्रमा की राशि में है, जन्म कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा के द्वारा दृष्ट है, और नवमांश में इसका जो नवमांश पति है वो चंद्रमा ही है, जो सेकंड हाउस में बैठा है, तो कुछ मजबूती बना रहा है, यानी कि कुछ तो इसे लाभ के योग बने हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि निष्कर्ष के अंदर तो शुक्र किस तरह के परिणाम दे रहा है, शुक्र की स्ट्रेंथ है या नहीं है, शुक्र क्या इसमें बिल्कुल ही टूट चुका है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सडबल में जाएंगे, स्ट्रेंथ में सडबल में जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि सडबल में शुक्र जो है वो 114% पावर लेके बैठा, यानी कि ताकतवर है। शुक्र परिणाम तो देगा, अब कैसा भी देगा जब, यानी कि वैवाहिक जीवन में हम ये कह सकते हैं कि जो हमने चंद्रमा को दृष्टि किया है यहाँ पे, तो हमें कुछ तो अच्छे लाभ मिलेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके अष्टक वर्ग को देखेंगे। अब हम अष्टक वर्ग को देखेंगे तो यहाँ पे सप्तम घर में जो है वो 41 पॉइंट यानी 41, इसका तात्पर्य है कि वैवाहिक जीवन तो उन्नत है, तो सेकंड मैरिज के तो योग नहीं है। और 8वें घर में 20 पॉइंट, यानी शुक्र ने 8वें घर को खाली कर दिया है, नुकसान कर दिया 8वें घर, यानी कि सेक्सुअल प्लेजर में कमी है। इसका मतलब क्या है कि विवाह डिले है, विवाह में देरी होगी। जैसे हम अपनी हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो विवाह अगर हमारी 25 वर्ष की आयु से 30 वर्ष या 28 वर्ष तक की होता है, तो इस जातक का या जातिका का जो विवाह है वो 30-35 वर्ष के लगभग या फिर 40 वर्ष के लगभग हो सकता है, जिससे कि क्या होगा कि 8वें घर में जो 20 पॉइंट है, यानी कि सेक्सुअल प्लेजर कम मिलेगा, क्योंकि उम्र में ज़्यादा बड़ा शादी विवाह, तो इसका मतलब क्या है कि सेक्सुअल जो है वो कम मिला है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो 41 पॉइंट है, इसका मतलब डिले मैरिज होगी, मैच्योरिटी में होगी तो वो विवाह चल जाएगा, यानी कि इसके एक ही मैरिज होगी। फर्स्ट मैरिज का जो योग था, यानी कि फर्स्ट मैरिज की जो उम्र है, जो हमारी 25 वर्ष से लेकर 28 वर्ष या 30 वर्ष की है, वो निकल जाएगी। तो सेकंड जो मैरिज है उसकी एज यानी कि 32 से 35 साल 40 साल के लगभग उस समय शादी होगी। तो चंद्रमा जो देख रहा है कि देर आएगा दुरुस्त आएगा, तो यहाँ पे इस तरह की थ्योरी को मजबूत कर रहा है। नवमांश में जो ये 8वें घर में गया है, तो यानी कि जो पति है उसके द्वारा भी ये 8वें घर में चला गया है, तो जातक को क्या हो रहा है कि पति का सपोर्ट तो मिलेगा, पति का लाभ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो विवाह है वो डिले होने का योग जरूर बनेगा। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। अब जन्म कुंडली के अंदर हमने ये देखा, हमने ये जाना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जातक जो है, यानी कि जो जातक है या जातिका है,
अगर हम इसको विनाष्टक वर्ग में देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसको विनाष्टक वर्ग में देखें तो शुक्र जो है वो यहाँ पे 7वें और 8वें घर में अपने द्वारा अच्छे पॉइंट बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सप्तम घर में अच्छे पॉइंट है, इसका मतलब विवाह अच्छा होगा। 8वें घर में अधिक पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, अचानक लाभ तो होगा जातक को, लेकिन यहाँ पे जो है वो हेल्थ से संबंधित बीमारियों के भी योग बनेंगे। तो यहाँ पे जातक को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी नजर आ रही है विनाष्टक वर्ग के द्वारा। तो ये जन्म कुंडली में शुक्र जो 8वें घर में जा रहा है, नीच का हो रहा है, वो अशुभ है। और इतना भी अशुभ नहीं है कि जातक को पूर्ण रूप से खराब कर दे, इतना अशुभ है कि जातक को जो है वो डिले कर दे। तो आपको यहाँ पे जो है वो ये चीज़ समझ में आ गई है कि जातक का किस तरह से हम फलादेश करेंगे, किस तरह से हम फलित करेंगे। देखिए आप अपनी जन्म कुंडली में इसको दशा अंतर्दशाओं के द्वारा और हर तरह तरह के लेवल से, यानी कि दृष्टियों के द्वारा, नवमांश के द्वारा, षडबल के द्वारा, सर्वाष्टक वर्ग, भिनाष्टक वर्ग, सब के द्वारा एक आंकलन ले तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज का ये जो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।